सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टीचर देखो मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन बनाया। किसी ने किस तरीके से अपनी कलाकारी दिखाई तो किसी ने किस तरीके से, मतलब इतनी रिस्पेक्ट और इतना आदर सम्मान। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सब लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं टीचर की और इतना सब कुछ, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज थोड़ा काफ़ी दिनों बाद करंट अफेयर्स का लेक्चर आ रहा है, क्योंकि लगभग 1 वीक हो गया तो काफ़ी व्यस्तता थी, तो इसलिए नहीं आ पाया। चलिए आज हम शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों। वर्ल्ड का और इंडिया का मैप आप सब लोग ओपन कर लीजिए, क्योंकि जो अभी कोई भी लोकेशन आ गई तो आपको उसमें देखना है, क्योंकि जब तक आप मैप के सामने अध्ययन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको क्या होंगी, क्लियर नहीं होगी। तो मेरा पर्पज़ ये रहता है, देखो क्वेश्चन फ्रेमिंग या करंट अफेयर आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन उसको इंटरलिंक करना हर सब्जेक्ट से, प्री से, मेंस से किस तरीके से होगा, तो वो आपको मैं यहाँ बताने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो पहला प्रश्न है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनके शपथ से संबंधित प्रावधान है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 124(3), 124(4), 124(5), 124(6). यानी 124 है उसका ही सेक्शन 3 हो जाता है। यानी अनुच्छेद के अंदर भी जो अनुच्छेद होते हैं, जैसे मान लो अनुच्छेद 1 है, उसको 1, 2, 3, 4, 5 में बांट दें इस तरीके से, तो इस तरीके से बटे हुए देखते हैं। तब आप आंसर दीजिए, तब तक हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, जिन्हें हम लोग यू ललित के नाम से जानते हैं, है ना। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, जिनको यू ललित शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि यू जो ललित हैं, जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका पूर्ण नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, उदय उमेश ललित। इन्होंने क्या किया है, भारत के ये 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, है ना। तो इनको हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने क्या है, राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना का इन्होंने क्या लिया है, स्थान लिया है। एन.वी. रमन्ना जी थे, वो हमारे भारत के 48वीं CJI थी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो यू ललित जी हैं, वो 49वें यानी 49वें CJI बने हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति महोदय या महोदय, है ना। तो वर्तमान में कौन राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(6) जो है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से उनका ओथ होगा, उसमें क्या क्या प्रोविजन रहेंगे। तो 124 का भाग 6 जो है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे, शपथ के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। यानी उस टाइम पे अगर राष्ट्रपति महोदय उपलब्ध नहीं है, उनकी तबीयत वगैरह खराब है, अन्य कहीं विदेश में यात्रा कर रहे हैं, अन्य कोई भी रीजन हो, तो राष्ट्रपति महोदय जिस व्यक्ति को भी नामित करेंगे कि ये व्यक्ति आपको शपथ दिलाएगा, तो वही व्यक्ति क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनको शपथ दिलाएगा। इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अनुच्छेद 124(6) में शपथ का क्या है, प्रावधान है। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, यू ललित जी, है ना। यह शपथ का जो प्रावधान है, इस पूछ लेते हैं कि संविधान की किस अनुसूची में शपथ के बारे में प्रावधान है। तो शपथ या प्रज्ञान के बारे में प्रावधान संविधान की 30वीं अनुसूची में, और वेतन भत्तों के बारे में प्रावधान कहाँ है, 2वीं अनुसूची में। तो 2वीं अनुसूची में वेतन भत्ते, 30वीं में शपथ का प्रावधान किया गया है। अगला हम प्रश्न देखेंगे कि जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग किससे संबंधित है। मान लो अब जैसे पहला हमने क्वेश्चन जो पढ़ा, तो मेंस में आ जाए 30वीं अनुसूची। तो 30वीं अनुसूची के बारे में आप लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान में 30वीं अनुसूची में शपथ के बारे में प्रतिज्ञान किया गया है। जैसे एग्जाम्पल राष्ट्रपति की शपथ का प्रज्ञान, है ना। इस तरीके से आप उसमें लिख सकते हैं 3 मार्कर में आराम से। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस एक जो रोग है, एक जो डिजीज है, तो किससे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या फिर फंगी से, ये आपको बताना है। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है, अभी पिछले महीनों असम में इसके क्या है, कम से कम 85 लोगों की इससे क्या हुई है, मौत हुई है। कोई भी अगर खबर चर्चा में रहती है तो ही उससे प्रश्न बनने की संभावना मैक्सिमम रहती है। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस क्यों चर्चा में, क्योंकि असम में जापानी इंसेफ्लाइटिस से लगभग 85 लोगों की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक वायरल मस्तिष्क संक्रमण है।
यानी वायरस से होने वाला मस्तिष्क रोग है ना। वायरस से होने वाला रोग है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। किससे होता है? ये वायरस से होता है और मच्छरों के काटने से फैलता है। ये एक विषाणु जनित यानी कि वायरल जनित रोग है। इसका उद्गम सर्वप्रथम जापान में हुआ था, इसलिए इसको जापानी इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस से होने वाला रोग है। सबसे पहले ये जापान में उद्गम हुआ था, इसलिए इसको जापानी इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं। अभी हाल ही में असम में इससे 85 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु के केसेस सामने आए। ठीक है, यह जो मच्छर के काटने से फैलता है, कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स प्रजाति का जो मच्छर होता है उसके द्वारा ये फैलता है और सूअरों के माध्यम से फैलता है। सूअर इसके भाग होते हैं। मच्छर काटते हैं तो एक दूसरे को फैला देते हैं और उसके भाग क्या होते हैं? सूअर होते हैं। मच्छरों के द्वारा होता, मतलब मच्छर ने सूअर को काटा, अब मच्छर उसी इंसान को, है ना, अब मच्छर इंसान को काटेगा तो इस तरीके से क्या है? जापानी इंसेफ्लाइटिस फैल जाएगा। धान के खेत क्यूलेक्स मच्छरों के पनपने के लिए उपयुक्त स्थान होते हैं। वैसे ही मच्छर वहीं पनपते हैं जहाँ पर नमी होती है, जहाँ पे पानी भरा होता है। धान के खेतों में अक्सर देखा जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा भरा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर क्यूलेक्स मच्छरों का क्या होता है? वृद्धि ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़्यादा पनपते हैं। और क्यूलेक्स मच्छर क्या करते हैं? जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है उनको क्या है? फैलाने में, उसका प्रसार में इनका योगदान है। वह सूअरों के माध्यम से भी फैलता है, यानी मच्छर और सूअर दोनों के माध्यम से। अब अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? जो इम्पोर्टेंट डे है उनकी थीम में अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाते हैं? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। चलिए बताइए, तब तक हम इसका डिटेल में क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ? 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। देश के समृद्धि में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग हैं, उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने देश में छोटे व्यवसायों को समर्थन करने के लिए 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग के लिए एक व्यापक नीति पैकेज पेश किया था। इसलिए 30 अगस्त को 2000 हर साल 2000 से ही राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों के योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 जून को एमएसएमई दिवस के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ दो फैक्ट होगा कि एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है विश्व में, तो वो 27 जून को मनाया जाता है, लेकिन लघु उद्योग दिवस मनाते हैं वो हम 30 अगस्त को मनाते हैं। ओके, तो 27 जून को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई दिवस, और 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाते हैं। ओके, अगला प्रश्न हम देखेंगे, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शामिल है? क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया और फिर उसके ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए तो आंसर 90% आपका सही होने के चांस हो जाते हैं। तो यूनेस्को की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती है, उसमें यूनेस्को कई सारे देशों की कुछ विरासतों को शामिल करता है। तो उसमें ये पूछा गया कि भारत की कितनी विरासतें इसमें क्या है? शामिल हैं। देखते हैं हम, हाल ही में क्या हुआ है, गुजरात का जो गरबा नृत्य है यूनेस्को की अमूर्त विश्व विरासत टैग के लिए नामित किया। गरबा जो ज़्यादातर नवरात्रि के समय हमें देखने को मिलता है, यूनेस्को द्वारा अगले साल के लिए इस नवीनतम नामांकन पर क्या है? विचार किया जाएगा। हमने उसको भी क्या है? नामित कर दिया है यूनेस्को विश्व विरासत के लिए, अमूर्त विरासत के लिए। अमूर्त यानी इंटेंजिबल, इसको कुछ छू नहीं सकता, एक अपने आप में अलग महत्व रखती है, उसका अलग इम्पोर्टेंस होता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में 14 धरोहरों के साथ भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी उच्च स्थान पर है। यानी वर्तमान में कितनी धरोहर हैं? 14 धरोहर। 14 धरोहरों का हम नाम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। इन 14 धरोहरों में है आपका रामलीला, वैदिक मंत्रों के पाठ करने की परंपरा, कुडियाट्टम केरल, रामायण त्योहार उत्तराखंड, मुडेट्टू केरल, कालबेलिया राजस्थान, छऊ नृत्य, बौद्ध धर्म ग्रंथों के पाठ करने की परंपरा, संकीर्तन मणिपुर, पंजाब ठठेरा धातु, हस्तशिल्प, योग, नवरोज, कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, ये सारे क्या है? यूनेस्को की अमूर्त विश्व विरासत सूची में शामिल है। इनमें से आपको मैचिंग के रूप में पूछ लेंगे, मैचिंग करने का आ जाएगा। एक तरफ इनके त्यौहार लिखे होंगे, एक तरफ इनके राज्य लिखे होंगे, जैसे रामायण हो गया, कुडियाट्टम हो गया, संकीर्तन हो गया, पंजाब ठठेरा हो गया, और दूसरी तरफ राज्य होंगे, तो आपको इनकी क्या करें? मैचिंग करनी है। आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा युग्म सही है या कौन सा सही सुमेल है, तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को जीवित सांस्कृतिक विरासत भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जीवित सांस्कृतिक विरासत। कहीं ना कहीं एक अलग परंपरा, अलग कला संस्कृति, अलग अपने IQ को दर्शाती है, इसलिए इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है। ये अपनी अपनी
यूनिक जो इसमें प्रथाएं होती हैं, ऐसी प्रथाएं अभिव्यक्तियां ज्ञान और कौशल हैं जिन्हें समुदाय, समूह तथा कभी कभी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचानते हैं, यानी एक यूनिक पहचान रखते हैं। ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तहत मौखिक परंपराएं, कला प्रदर्शन, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सव कार्यक्रम, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और अभ्यास, पारंपरिक शिल्प कौशल, सब कुछ इसमें समाहित किया जाता है। ओके, तो 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भारत में क्या है, शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा, ये मैप बेस्ड प्रश्न है कि किसकी सीमा किससे लगती है, कहाँ कौन सा सागर किसको छूता है, किसको नहीं छूता है। तो इजराइल की सीमा किस देश से नहीं लगती है। यह प्रश्न ये है कि इजराइल की सीमा किस देश से नहीं लगती है। ऑप्शन है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब। चलिए देखते हैं कि इजराइल किससे सीमा साझा करता है, किससे नहीं करता है। हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि इजराइल द्वारा सीरिया में मिसाइल सुविधा को निशाना बनाने के बाद इजराइल ने क्या किया, सीरिया के जो मिसाइल बेस हैं उस पर क्या निशाना साधा है, इसलिए यह चर्चा में रहा है। इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। पूर्व पश्चिम तो समझते होंगे, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण। तो यहाँ जो इजराइल है, इजराइल इधर पड़ता होगा, यहाँ भूमध्य सागर पड़ता होगा, है ना, तभी तो इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित देश कहा जाएगा। तो इसकी सीमा देख लेते हैं इजराइल की किससे किसकी लगती हैं। तो इजराइल की सीमा उत्तर में इसके लेबनान पड़ता है, ये इजराइल हो गया, ठीक है, मान लीजिए इजराइल हो गया। तो लेबनान कहाँ होगा, लेबनान होगा इसके उत्तर में। उत्तर पूर्व में होगा यहाँ सीरिया, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व में यहाँ जॉर्डन होगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में मिस्र होगा और पश्चिम में क्या होगा, भूमध्य सागर होगा, ठीक है। तो इजराइल की सीमा किससे लगती है, उत्तर में लेबनान से, उत्तर पूर्व में सीरिया से, पूर्व दक्षिण पूर्व में जॉर्डन से, दक्षिण पश्चिम में मिस्र से और पश्चिम में भूमध्य सागर से। इस तरीके से इजराइल की सीमा लगती है। इजराइल की सीमा सऊदी अरब से नहीं लगती है। ओके, इजराइल की सीमा सऊदी अरब से नहीं लगती। हमारे पास ऑप्शन में क्या था, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब। लेबनान उत्तर में था, सीरिया उत्तर पूर्व में था, जॉर्डन कहाँ था, दक्षिण पूर्व में। सऊदी अरब से इजराइल की सीमा नहीं लगती है। अगला हम देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1904 में, 5 में, 6 में या 7 में। देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्यों चर्चा में रहा है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा से रिपोर्ट की गए चावल के पौधे के बौने होने का कारण सदर्न राइस ब्लैक स्टिक ड्वार्फ वायरस को बताया। यानी हाल ही में क्या हुआ है, पंजाब हरियाणा हम पता है कि वहाँ पे चावल का सर्वाधिक उत्पादन वगैरह होता है, तो वहाँ पे ये शिकायत देखने को मिली है कि चावल के पौधे जो बौने हो रहे हैं। तो फिर रिसर्च किया गया कि इनके बौने होने का कारण क्या है। तो बौने होने का एक कारण जो पता चला है, वो पता चला है एक वायरस। वो वायरस कौन सा है, SRBS-TB वायरस है, यानी सदर्न राइस ब्लैक स्टिक ड्वार्फ वायरस, जिसे किसने खोजा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने रिसर्च किया और पता लगाया कि चावल के पौधे के बौने होने का कारण एक वायरस है, वो वायरस है SRBS-TB वायरस, ठीक है। IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे पूसा संस्थान कहते हैं, ये 1905 में पूसा बिहार में शुरू हुआ था। पहले इसकी स्थापना 1905 में पूसा बिहार में हुई थी, ठीक है। इसे पूसा संस्थान कहा जाता है। इसको तब कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता था, जो 5 विभागों के साथ क्या करता था, काम करता था। 1911 में ARI का नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया। फिर 1919 में फिर से नाम बदला गया, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। 15 जनवरी 1934 को एक विनाशकारी भूकंप के बाद इसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले ये कहाँ था, पूसा बिहार में था, फिर इसको दिल्ली में लाया गया 1936 में। स्वतंत्रता के बाद संस्थान का नाम बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1905। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1905 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण
एनपीपीए किस मंत्रालय से संबंधित है? जब भी हम किसी भी संस्थान को देखते हैं तो उससे कोई ना कोई नोडल एजेंसी या नोडल मंत्रालय होता है, तो वो हमको पता होना चाहिए इसकी नोडल एजेंसी कौन है, नोडल मंत्रालय कौन है, नोडल डिपार्टमेंट कौन है। तो देखेंगे यहाँ स्वास्थ्य या कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो देखते हैं हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया जी ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। रजत जयंती समारोह कब मनाया जाता है, चलिए बताइए। कितने वर्ष पूर्ण होने पर मनाते हैं? 25 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष या 75 वर्ष। इस अवसर पर इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट IPDMS 2.0 और फार्मा सहीधाम 2.0 जैसे ऐप भी लॉन्च किए गए। एनपीपीए का जो गठन है 29 अगस्त 1997 को औषधि विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संलग्न कार्यालय और एक स्वतंत्र नियामक के रूप में भारत सरकार के संकल्प के साथ किया गया था। मकसद क्या था? दवाओं का मूल्य निर्धारण, सस्ती कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराना, यानी लोगों के लिए बहनी हो, उनकी एक्सेस हो, अफोर्डेबल हो, है ना। हाल ही में केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ पहले दीक्षांत समारोह को क्या किया है? संबोधित किया। किसने? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ ही NFSU कैंपस में विभिन्न सुविधाओं का उद्घाटन भी किया जाता है। इससे पहले गुजरात जो है फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। स्थापना 2009 में हुई थी और मकसद फोरेंसिक विज्ञान क्षेत्र में पेशेवर विशेषज्ञ तैयार करना है। ठीक है, ये इसका प्रश्न पहले हो गया है और आंसर बाद में हो गया। चलो हम पहले वाला देखते हैं कि जो राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण है ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। ये आप याद कर लेना है ना। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के क्या है? अधीन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विश्व की पहली फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ? विश्व की पहली, देश की पहली या राज्य की पहली, या ये प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में आते ही है। तो विश्व की पहली फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? गांधीनगर, बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, चारों ही गुजरात के जिले हैं। अब देखते हैं कि किस में स्थित है ना। हाल ही में क्या हुआ? केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का प्रथम दीक्षांत समारोह को क्या किया है? संबोधित किया है। इसका जो कैंपस है विभिन्न सुविधाओं का उद्घाटन भी किया गया। इससे पहले गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। 2009 में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। मकसद था फोरेंसिक विज्ञान जो आपराधिक विज्ञान उसके क्षेत्र में पेशेवर विशेषज्ञों को क्या करना? तैयार करना। इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा भी प्राप्त है। अगला हम देखते हैं कि सेबी को किस वर्ष वैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए बताइए, सेबी को किस वर्ष वैधानिक दर्जा दिया गया था? हाल ही में सेबी ने क्या किया है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती हैं उनके लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। जो रूल्स, एक पूरी रूल बुक होती है ना, उस तरीके की गाइडलाइंस जारी की है। ये नियम क्या है? सिक्योरिटी यानी प्रतिभूतियों से संबंधित हैं और इनका एक ही मकसद है कि जो शेयर मार्केट है उसमें क्या है? ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता को बढ़ावा देना। सेबी का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। यह गैर सामुदायिक निकाय है, यानी किसी अधिनियम के तहत इसका तब गठन नहीं हुआ था, इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। फिर क्या होता है? 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत इस तरीके से यह सामुदायिक और वैधानिक निकाय बन जाता है। इसलिए ये कहा जाएगा कि 1992 में इसको क्या मिला था? वैधानिक दर्जा मिला था। सेबी का कार्य है कि जो सिक्योरिटीज होती हैं उनमें निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का क्या करना? संरक्षण करना। जो शेयर बाजार है उसके विकास का उन्नयन और उसे रेगुलेट करना, ये सेबी का कार्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति
उदय उमेश ललित यानी यू ललित भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश? 47, 48, 49, 50। अभी हम ऊपर आपको एक प्रश्न पढ़ा कर आए हैं कि 49 न्यायाधीश हैं जिनको राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति यू ललित ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको शपथ दिलाई है। ठीक है। एन वी रमन्ना का उन्होंने स्थान लिया है और उनका कार्यकाल रहेगा 8 नवंबर 2022 तक। एक्चुअल में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में उसको सीजेआई बनाया जाता है, सबसे वरिष्ठ होता है, तो उसी आधार पर उनको बना दिया जाता है। तो लगभग 1-1.5 महीने तक इनका 2 महीने तक जो भी कार्यकाल चलेगा वो 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। गौरतलब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो अगर बात आए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 124(2) है और शपथ से संबंधित है 124(6), जो कि हमने ऊपर अब पढ़कर आए। ये अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और पद मुद्रा सहित सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को क्या करेगा? नियुक्त करेगा, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन करेगा नियुक्त? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। वह न्यायाधीश अब तक पद धारण करेगा और 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। इनका अधिकतम इनका कार्यकाल रहता है 65 वर्ष तक। चलिए एक प्रश्न है यहाँ पर कि राज्य के जो हाईकोर्ट होते हैं उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति की दिशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। इस लाइन का यह मतलब है कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके अलावा अदर किसी भी जज की नियुक्ति करनी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेना पड़ेगा राष्ट्रपति महोदय को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेजर ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय हॉकी टीम को जीत दिलाई थी? जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, तो यहाँ ये प्रश्न पूछा गया कि उन्होंने कौन कौन से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के लिए? 1928, 32, 36 या फिर सभी? देखते हैं हम। 29 अगस्त को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। खेल दिवस मनाने का मकसद था खेल, फिटनेस, स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अवेयरनेस फैलाना। यह दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। 2012 में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का क्या किया गया? डिसीजन लिया गया। ध्यानचंद जी ने 1928, 32, 36 लगातार तीनों ओलंपिक में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते थे गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय हॉकी को जीत दिलाई थी। बता दें कि भारत सरकार के 30वें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो कौन से सर्वोच्च सम्मान? पहला भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ओके, ये 4 होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? वायु प्रदूषण वर्तमान में बहुत चर्चा है, उस पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई है कि वायु प्रदूषण से कितनी कहाँ मौतें होती है, भारत में कितनी हो रही हैं, वर्ल्ड में कितनी हो रही हैं, प्रत्येक कितने में से एक व्यक्ति वायु प्रदूषण से प्रभावित है। तो वायु प्रदूषण की रोकथाम कई विधियाँ होती हैं, उनमें से कौन सी विधि नहीं है ये जो यांत्रिक विधि नहीं है? देखिए, बैक फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन डिवाइडर। देखते हैं कौन सी इसमें विधि नहीं है। साइक्लोन डिवाइडर जो है वायु प्रदूषण की रोकथाम की यांत्रिक विधि नहीं है। ठीक है। गैसीय व कड़की पदार्थों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं, कालिक के साथ मिश्रित कड़की पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट पिस्टल को हम क्या कहते हैं? बैग फिल्टर कहते हैं। कोई भी चिमनियाँ होती हैं या इंडस्ट्री होती है उनमें बैग फिल्टर लगा दिए जाते हैं ताकि जो वायु प्रदूषण है वो धुआं काले के साथ जो कण निकलते हैं उनको अलग किया जा सके, है ना, ताकि वो वायुमंडल में ना मिले। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कड़की पदार्थों को अलग करने के बैग फिल्टर का उपयोग किया जाता है। ये बैग फिल्टर जो है 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणों को अलग कर देता है। 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कड़की पदार्थों को फिल्टर करना हो तो हमें साइक्लोन सेपरेटर का यूज करना पड़ेगा, साइक्लोन कलेक्टर का यूज करना पड़ेगा या बैट स्क्रब का।
यानी 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणों को अलग करना है तो बैग फिल्टर, और 50 माइक्रोमीटर से अधिक आकार के कणों को अलग करना है तो हमको साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन कलेक्टर या वेट स्क्रबर नामक जो डिवाइसेज होती हैं उनका यूज करना होता है। हाल ही में खबरों में रही लिंथोई चंदबम किस खेल से संबंधित है? मैंने इस करंट अफेयर की पीडीएफ में उन सारे प्रश्नों को और कहती, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको, स्पोर्ट्स, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और अन्य कई भी जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहते, सबसे सारे प्रश्नों को मैं कवर कर देता ताकि आपको पता चले कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके के उनके ऑप्शन रहते हैं। तो लिंथोई चंबम जो है किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, फेंसिंग। फेंसिंग यानी तलवारबाजी। देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी लिंथोई चंदम जो है विश्व जूडो कैडेट अंडर 18 यानी 18 से कम उम्र के जो लोग होते हैं, ठीक है, U18 का मतलब है अंडर 18, विश्व जूडो कैडेट चैंपियनशिप में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? जूडो में। स्वर्ण पदक के साथ वह विश्व जूडो चैंपियनशिप की किसी भी श्रेणी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं लिंथोई चंदबम। 15 वर्षीय मणिपुर की निवासी लिंथोई चंदबम पिछले कुछ वर्षों में जूडो के खेल में बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है और भारत सरकार के टॉप कार्यक्रम का हिस्सा है। टॉप क्या है? ये खेलों को बढ़ावा देने की स्कीम है, तो टॉप कार्यक्रम को इनको हिस्सा बनाया गया। तो किस राज्य से संबंधित है? ये मणिपुर से संबंधित है। 2000 टॉप का शायद फुल फॉर्म में थोड़ी सी टारगेटेड ऑफ ओलंपियड ऐसा कुछ है, तो थोड़ा देख लेना आप, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए ना। 2017 में सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जूडो कार्यक्रम में ट्रेनिंग ली है, ठीक है। लिंथोई चंदबम मणिपुर से संबंधित है, 57 किलोग्राम में जूडो में गोल्ड मेडल जीता है और 15 वर्षीय। ओके। तुर्की जो अपना तुर्की है, वर्ल्ड में मैप में एक देश है तुर्की, उसने अपना नाम चेंज करके तुर्की कर लिया है। तो तुर्की हर जगह पूछा जाएगा आपसे। तुर्की की सीमा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसके उत्तर में काला सागर है, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया आर्मेनिया, पूर्व में अजरबैजान ईरान, दक्षिण पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया। अब बताइए कि तुर्की के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। चलिए देखते हैं। तुर्की और ग्रीस के बीच संघर्ष के चलते तुर्की चर्चा में रहा है। तुर्की और ग्रीस के बीच, ग्रीस यानी एथेंस, इसके बीच अभी क्या थोड़ा संघर्ष चल रहा है। तुर्की क्या एक यूनिक भौगोलिक स्थिति रखता है, आंशिक रूप से तो यह एशिया में है और आंशिक रूप से यूरोप में, 2 महाद्वीपों में स्थित। जैसे रूस 2 महाद्वीपों में स्थित है, वैसे ही तुर्की भी 2 महाद्वीपों में स्थित है। रूस का जो एशिया वाला पार्ट है वो साइबेरिया कहलाता है, यूरोप वाला पार्ट रूस कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से तुर्की आंशिक रूप से एशिया में और आंशिक रूप से यूरोप में, बाल्कन, काकेकस, मध्य पूरब और पूर्वी भूमध्य सागर के चौराहे पर स्थित है। तुर्की कहाँ स्थित है? बाल्कन, काकेकस, मध्य पूरब और पूर्वी भूमध्य सागर के चौराहे पर स्थित है। तुर्की की सीमाएं देखिए, ये तुर्की है, ऊपर उत्तर में काला सागर मिलेगा आपको, ठीक है, इसे नीचे भूमध्य सागर मिलेगा। उत्तर में काला सागर, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया और आर्मेनिया, पूर्व में अजरबैजान ईरान, दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया, ठीक है। पश्चिम दक्षिण पश्चिम में यहाँ मिलेगा आपको भूमध्य सागर, उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया, एजियन सागर, यहाँ भूमध्य सागर एजियन सागर हो गया, उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया। तो तुर्की क्या है? एकदम चौराहे पर स्थित है, चारों ओर की कोई ना कोई है। उत्तर में काला सागर है, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया आर्मेनिया है, दक्षिण पूर्व में अजरबैजान ईरान है, ठीक है, पूर्व में अजरबैजान इराक, दक्षिण पूर्व में इराक सीरिया, पश्चिम दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर एजियन सागर, उत्तर पश्चिम में कौन है? ग्रीस और बुल्गारिया है, ठीक है। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया था कि तुर्की के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो तुर्की के संबंध में असत्य कथन है ये ग्रीस और बुल्गारिया, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम में नहीं है, ठीक है, ग्रीस और बुल्गारिया दक्षिण पश्चिम में नहीं है। उत्तर में काला सागर एकदम राइट, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया आर्मेनिया एकदम राइट, पूर्व में अजरबैजान ईरान एकदम राइट, ठीक है। और तो ये क्या है? ये पश्चिम में है ग्रीस और बुल्गारिया, ये देखे है ना, उत्तर पश्चिम में है ग्रीस और बुल्गारिया, ना कि दक्षिण पश्चिम में। थोड़ी सी मिस्टेक से ही क्वेश्चन क्या है खराब हो जाता है। राजधानी तुर्की की अंकारा है, सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह है इस्तांबुल।
ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये झीलें दी गई हैं और नदी दी गई है, झील और बांध, और किस नदी पर, ये आपको बताना है। तो गोविंद सागर झील, कोलेरू झील, उकाई झील, राणा प्रताप सागर झील, बताइए कौन सी है, कहाँ हो सकती है। राणा प्रताप सागर चंबल पर है, बिल्कुल सही। उसने ये पूछा कि सुमेलित कौन सा नहीं है। उकाई ताप्ती पर है, सही है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, तो कृष्णा पर होगी। गोविंद सागर झील, ये सतलज पे तो नहीं लग रही है मेरे को गोविंद सागर झील। ठीक है, देखते हैं इसको। गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर ही स्थित है। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश कृष्णा पर नहीं है, बल्कि गोदावरी और कृष्णा का जो दुआब होता है वहाँ स्थित है। ठीक है, सिर्फ कृष्णा पर नहीं है, कृष्णा गोदावरी के दुआब पर स्थित है। थोड़ी सी इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को घुमा दिया। उकाई ताप्ती पर है, बुलर झेलम पर है, राणा प्रताप सागर चंबल पर है। तो क्या किया इन्होंने, वैसे कोलेरू कृष्णा लगा सकते, लेकिन कोलेरू को यहाँ उन्होंने कहा है कि वो कृष्णा गोदावरी के संगम पर है। गोविंद सागर सतलज पर है, उकाई ताप्ती पर है, राणा प्रताप क्या है, चंबल पर है। तो इन्होंने कहा कि ये सम्मिलित नहीं हो सकता क्योंकि वो कृष्णा गोदावरी के संगम पर है। ठीक है, सुर्खियों में रहा यानम शब्द किससे संबंधित है। हाल ही में एक यानम शब्द सुर्खियों में रहा है, क्या है यानम, देखते हैं। संस्कृत में विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री है क्या, हिंदी में विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री, तमिल में विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री, तेलुगु में विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री। देखते हैं कि यानम क्या है। यानम विश्व की संस्कृत में बनी पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री है, तो संस्कृत में बनी पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री 45 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। इसमें पूरी पटकथा संवाद संस्कृत में ही है और इसको इसरो के सफल मिशन मंगलयान पर बनी है। तो जो यानम है इसरो के सफल मिशन मंगलयान पर विश्व में बनी पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री है, 45 मिनट की है। 2013 में मंगलयान का क्या किया था हमने, एकदम सक्सेसफुल उसको क्या किया था, प्रक्षेपण किया था। इस सफलता से जुड़ी हर छोटी बड़ी इंजीनियरिंग से जुड़े पहलुओं को संस्कृत डॉक्यूमेंट्री यानम यानी कि हिंदी वाहन में दिखाया गया। यानम का अर्थ क्या है, हिंदी वाहन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डीआरडीओ का वर्तमान में चेयरमैन किसे बनाया गया है। चलिए जल्दी बताइए। मयंक कुमार अग्रवाल, समीर वी कामत, कृष्ण वी सुब्रमण्यम, अमनदीप सिंह गिल। तो डीआरडीओ का चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है, समीर सिंह कामत को, है ना। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर वी कामत को डीआरडीओ का चेयरमैन बनाया गया है। वो जी सतीश रेड्डी का क्या लेंगे, स्थान लेंगे, है ना। गौरतलब है कि जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। डॉक्टर जो समीर वी कामत हैं डीआरडीओ के चेयरमैन का पद 60 वर्ष की आयु तक ये अगली सूचना तक संभालेंगे और 1989 में धातुकर्म प्रयोगशाला हैदराबाद में वो शामिल हुए थे। ठीक है, अगला देखते हैं हम गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई थी। गंगा एक्शन प्लान 83, 84, 85, 86, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार पूछा गया है। स्टॉकहोम वाटर वीक 2022 में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन महानिदेशक अशोक कुमार ने क्या किया है, अर्थ गंगा मॉडल पर चर्चा की। यह मॉडल जो है नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके जो गंगा और उनके सराउंडिंग जितनी भी क्षेत्र हैं उनके क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर क्या करेगा, फोकस करेगा। पीएम मोदी जी ने पहली बार 2019 में कानपुर में, ये पूछ लेंगे आपसे कि पहली बार उन्होंने कब, राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान अर्थ गंगा मॉडल की अवधारणा को पेश किया था। पहली बार कब, तो पहली बार 2019 में कानपुर में। गौरतलब है कि गंगा बेसिन में भारत की लगभग 35% जनसंख्या निवास करती है। कितनी, 35% जनसंख्या आपको गंगा बेसिन में ही देखने को मिल जाएगी। गंगा नदी में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जो सीपीसीबी है, हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने केंद्रीय गंगा प्राधिकरण गठन 1985 में कर गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी। 1993 तक गंगा एक्शन प्लान चला। 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया और गंगा कार्य योजना का विलय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में कर दिया गया। ठीक है, अनंतताल झील कहाँ स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अनंतताल झील नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम। अनंतनाग झील क्या है, दिल्ली में है। अनंतनाग झील को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने संजय वन के अंदर अनंतनाग झील का दौरा किया और इसके जीर्णोद्धार का क्या किया है, आदेश दिया। उन्होंने कहा इसको क्या रिनोमजाइजेशन करो, इसका पुनरुद्धार करो। यह झील दिल्ली के महरौली में स्थित, जो महरौली का स्तंभ है ना वहाँ स्थित है। ये निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा कराया गया था 1060 ईस्वी में। अनंगताल का राजस्थान से भी संबंध है क्योंकि महाराजा अनंगताल को पृथ्वीराज चौहान के नाना के रूप में जाना जाता है।
फिर पृथ्वीराज चौहान थे, उनके नाना कौन है? अनंगताल। इनका किला राय पिथौरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सूची में शामिल है। 2007 में स्मारकों प्रावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। किस देश के साथ जर्मनी की सीमा नहीं लगती? ये हमको बताना है कि जर्मनी जो है, जो यूरोप का एक देश है, किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखते हैं क्यों चर्चा में है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जो रिफ्यूजी होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, उनका स्वागत करने के प्रयासों के लिए मिला है। मर्केल 16 वर्षों तक जर्मन चांसलर रही। 2021 में उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और जर्मनी जो है उत्तर में डेनमार्क से अपनी साझा करता है। जर्मनी के उत्तर में कौन मिलेगा आपको? डेनमार्क मिलेगा। उत्तरी सीमा के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर लगते हैं। यानी जर्मनी डेनमार्क से, बाल्टिक सागर से, उत्तरी सागर से सीमा साझा करता है। पूर्व में इसके पोलैंड मिलेगा आपको। पूर्व में कौन मिलेगा? पूर्व में इसके पोलैंड मिलेगा आपको। ये पोलैंड से सीमा साझा करता है। दक्षिण पूर्व में चेक गणराज्य मिलेगा। पश्चिम में जर्मनी की सीमा नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग से लगती है। जर्मनी अपनी दक्षिणी सीमा जो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया के साथ साझा करता है। जर्मनी के आगे आप साथ में आप देखेंगे तो आपको स्विट्जरलैंड मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। और दक्षिण पश्चिम में इसकी सीमा क्या है? फ्रांस से लगती है। तो यहाँ हमसे पूछा गया कि जर्मनी किससे सीमा साझा नहीं करता है? तो जर्मनी स्विट्जरलैंड से, लग्जमबर्ग, पोलैंड से करता है। स्लोवाकिया से सीमा साझा नहीं करता है। ओके। किस स्थान पर एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले? हाल ही में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ खोजे गए? महदहा, सराय नाहर राय, आदमगढ़, दमदमा। देखते हैं। हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, फिर आप कहोगे प्रश्न तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं। पढ़ेंगे कैसे? साक्ष्य तो अभी मिले हैं, तो करंट से अपडेट रहना पड़ेगा ना। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय कहाँ है? प्रतापगढ़ राजस्थान में। महदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान मिले, है ना। कहाँ? प्रतापगढ़ राजस्थान से। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है, यानी जोड़े में है ना। एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में कंकाल मिले। तो कहाँ मिला है? दमदमा में हमको 3 समाधान एक साथ मिले। ओके। देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से सहरसा जिला बन गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन बना है भैया? मंडला, मुजफ्फरपुर, झांसी, कोरबा। देखते हैं भाई कौन बना है। अगर आपको पता हो तो आप बताइए। हाल ही में मध्य प्रदेश का जो आदिवासी बहुल मंडला जिला है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से सहरसा जिला बन गया है। फंक्शनली पूर्णतः शिक्षित, है ना। 2011 के सर्वेक्षण के दौरान मंडला में साक्षरता 68 यानी 68% थी। मंडला इस मुकाम तक पहुंचने वाला भारत का पहला जिला है जहां सभी लोग अपना नाम लिखने, पढ़ने, गिनती करने में सक्षम है। कोई अनपढ़ रहा ही नहीं। वहाँ कार्यात्मक साक्षरता में पढ़ने और लिखने के कौशल शामिल है। कार्यात्मक साक्षरता का मतलब होता है कि पढ़ सकते हैं आप, लिख सकते हैं, जो दैनिक जीवन रोजगार कार्यों के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। ऐसे कार्यों के लिए बुनियादी स्तर से परे कौशल की आवश्यकता होती है, पढ़ने के कौशल की। एक व्यक्ति को तब कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जाता है जब अपना नाम लिखने में, गिनती करने में, हिंदी में या प्रमुख भाषा के अलावा अन्य भाषा पढ़ने और लिखने में क्या होता है? सक्षम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ होता है? साबरमती नदी, साबरमती के संत तूने कह दिया कमाल, कहाँ है? कहाँ से निकलती है? मालवा के रेंज से, राजपीपला रेंज से, अरावली रेंज से या त्र्यंबक पहाड़ी से। देखते हैं हम साबरमती नदी के बारे में। हाल ही में क्या हुआ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद के दौरे पर रहे। उन्होंने साबरमती तट पर खादी उत्सव को क्या किया है? संबोधित किया है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती के तट पर फुट ओवर ब्रिज अटल पुल का भी उद्घाटन किया गया। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान में अरावली रेंज से होता है और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये आपको पता होना चाहिए। सहायक नदियाँ बाकल, हथमती, बेतरक, माजम। बाकल, हथमती, बेतरक, माजम। अरब सागर में खंबात की खाड़ी में ये मिलती हैं। इस नदी के किनारे पर अहमदाबाद शहर स्थित है। ठीक है। इस नदी के किनारे पर अहमदाबाद शहर स्थित है। इसमें जल का अभाव रहता है। इसमें क्या रहता है? जल का अभाव रहता है, यानी बहुत कम पानी रहता है यहाँ। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, लोशन, न्यूयॉर्क। एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इम्पोर्टेंट है ना। हाल ही में सुर्खियों में रहा
शतरंज खेल, फिडे शतरंज खेल का शासी निकाय है और ये क्या है, इनका प्रतियोगिताओं को रेगुलेशन करता है। कोई भी बॉडी है उससे रिलेटेड सारे कार्य करेगी, उसको रेगुलेट करेगी, उसकी गतिविधियों को देखेगी। तो इसे फ्रांसीसी संक्षिप्त रूप फिडे द्वारा क्या किया जाता है, हम इसको प्रदर्शित करते हैं। 1924 में स्थापना हुई थी पेरिस में और एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन NGO के रूप में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय वर्तमान में लोशियन स्विट्जरलैंड में है और शतरंज संघों को क्या करता है, जोड़ता है विश्व के, है ना। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में क्या किया गया था, फिडे को मान्यता दी गई थी। 1924 में स्थापना, लोसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, और 1999 में इसको खेल संगठन के रूप में क्या मिली थी, मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है, निश्चय पोषण योजना किससे संबंधित है? निश्चय पोषण योजना किससे संबंधित है? तपेदिक यानी कि टीबी, एड्स, इन्फ्लुएंजा या टाइफाइड। तो निश्चय पोषण योजना के बारे में हम देखेंगे। हालिया आंकड़ों के मुताबिक न केवल HIV से संक्रमित लोगों को बल्कि टीबी रोगियों को भी उचित पोषण नहीं मिल पाता है। मार्च 2022 में जारी नवीनतम टीबी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2021 में पूरे भारत में 2.1 मिलियन से अधिक अधिसूचित मामलों में केवल 62.1% को ही भुगतान की कम से कम एक किस्त प्राप्त हो सकी थी। पोषण के लिए जो सरकार द्वारा जो भुगतान किया जाता है उसका 100% लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। एक किस्त ही उनको क्या होती, मिल पाई थी। निश्चय पोषण योजना के बारे में हम जानेंगे। निश्चय पोषण योजना जो तपेदिक है यानी ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी रोगियों के लिए भारत की प्रमुख पोषण सहायता योजना है। यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की योजना है, यानी इसके तहत क्या होता है, जो टीबी मरीज होते हैं उनके उपचार की पूरी अवधि के लिए प्रति माह 500 रुपये उनको दिए जाते हैं। लेकिन इसमें एक आ गया कि उनको 62% लोगों को ही एक किस्ती इसका भुगतान हुआ, उनके खातों में पैसे पहुंच ही नहीं रहे। ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी असत्य कथन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसे 2018 में शुरू किया गया था। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति 2017 की सिफारिश पर शुरू किया गया था। यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो है एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की योजना है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य, है ना। 2018 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। किसकी सिफारिश पर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति की सिफारिश पर, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति होती है। ये एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को क्या करती है, लक्षित करती है। और यह केंद्र प्रायोजित योजना 2 प्रकार की होती हैं। एक सेंटर सेक्टर स्कीम होती है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है। एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो जो केंद्रीय क्षेत्र यानी सेंटर सेक्टर स्कीम होती है उसमें 100% फंडिंग कौन करता है, केंद्र सरकार ही करती है। लेकिन जो सेंटर स्पॉन्सर्ड यानी केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं उनमें फंडिंग केंद्र और राज्य में क्या होती है, बटी होती है। सेंटर और स्टेट में बटी होती है, 50-50 होगी, 19 या 10 होगी, या 75 या 25 होगी। इस रेशियो में क्या है, उनकी फंडिंग बटी रहती है। कभी जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हो गए तो उसमें, या हिमालयी राज्य हो गए तो केंद्र सरकार 90 देगी तो 10 राज्य सरकार देगी। और जो हमारे मध्य भारत के राज्य हो गए तो वहाँ 50-50 रहता है ना, 75-25 भी रहता है। इस तरीके से फंडिंग की जाती है। तो सेंटर सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग केंद्र सेंटर करेगा और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में फंडिंग जो है केंद्र और राज्यों के बीच क्या होती है, उसमें रेशियो में बटी होती है। ओके। इसके 2 मुख्य स्तंभ हैं जो आयुष्मान भारत योजना है। इसके 2 मेन पिलर हैं। पहला पिलर जो है इसमें क्या है, हेल्थ और वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उद्देश्य है 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवर से जोड़ना। इसके तहत द्वितीयक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल के लिए, द्वितीयक यानी जो हमारे साथ हेल्थ सेंटर हैं, PSC हैं, SSC हैं, उनके लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि क्या की जाएगी, प्रदान की जाती है। ठीक है। और देखते हैं हम वर्ल्ड वाटर वीक 2022 की थीम क्या थी। चलिए, वर्ल्ड वाटर वीक पहले बताना कब से कब तक मनाया गया, क्या उसकी थीम रखी गई थी, जल्दी से बताइए। ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, वर्ल्ड वाटर वीक का आयोजन हुआ है 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। यह वैश्विक जल मुद्दों से संबंधित सम्मेलन है।
आयोजन हुआ है कहाँ? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा। ठीक है, 1991 से हर साल इसका आयोजन किया जा रहा है। इस साल इसकी जो थीम है वो है वैल्यू ऑफ द वाटर, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। वर्ल्ड वाटर वीक 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया। थीम रखी गई है इसकी वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है, ये जल से संबंधित चुनौतियों से निपटने का एक मूवमेंट के तौर पर चलाया जाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन की शुरुआत कब हुई थी? क्या है ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन? चलिए देखिए, हाल ही में पीएम मोदी जी ने क्या किया है, स्मार्ट इंडिया हैकाथन का समापन समारोह संबोधित किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। 2017 में शुरू हुआ था ये। छात्रों को समाज, यानी जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है और सरकार की गंभीर समस्याएं उनको हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है, ताकि छात्रों के मन में जो भी आइडिया हैं, जो भी सॉल्यूशन है वो उनको उस मंच पर आकर रखें, है ना। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के बीच उत्पाद संबंधी नवाचार, कोई भी इनोवेशन वो करना चाहते क्या उनके मन में चल रहा है, समस्या समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति का क्या करना है, विकास करना है। बता दें कि इस वर्ष स्कूली छात्रों में नवाचार की संस्कृति का निर्माण करने और स्कूल के स्तर पर समस्या समाधान का दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से स्मार्ट इंडिया हैकाथन जूनियर की शुरुआत भी की गई, जो जूनियर वर्ग के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। ठीक है, अगला फिर हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जासकर, लद्दाख, काराकोरम या धौलाधार श्रेणी। तो जोजिला दर्रा जो है बृहद हिमालय, जो हिमालय हमारा कई पार्ट में बटा हुआ, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, है ना, और मध्य हिमालय हमारा। ठीक है, और फिर शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो जोजिला बृहद हिमालय की जासकर श्रेणी में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जासकर जो श्रेणियाँ हैं, तो जासकर श्रेणी में क्या है हमारा जोजिला दर्रा स्थित है, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर, कारगिल, लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है ये। श्रीनगर जोजिला मार्ग के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे 1D है उसे घोषित किया गया था, यानी यहाँ से नेशनल हाईवे 1D निकलता है। और इसके जो जितने भी हमारे बॉर्डर पर जो सड़क होती है, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि जो बॉर्डर भारत नेपाल सीमा है, भारत चीन सीमा है, भारत बांग्लादेश सीमा है, भारत पाकिस्तान सीमा है, इन पर सड़क का निर्माण रखरखाव कौन करता है, तो वो करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। ठीक है, मैप में हम देख लेते हैं जासकर श्रेणी को। ये देखिए, ये काराकोरम हो गया आपका, ये काराकोरम श्रेणी है ना, ये लद्दाख श्रेणी है और ये जासकर श्रेणी है। तो हमारा जोजिला दर्रा जासकर श्रेणी में स्थित है, कहाँ? जम्मू कश्मीर। काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया आपका, एक जासकर हो गया। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देश स्थलरुद्ध लैंडलॉक है? यानी ऐसे कोई भी निकाय जिसके चारों ओर कोई भी वाटर बॉडी नहीं, ना कोई सागर है, ना समुद्र है, ना झील है, तालाब, उसको हम लैंड लॉक्ड बोलते हैं, पूर्णतः भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र। तो कितने देश हैं जो लैंड लॉक्ड? चलिए हम देखते हैं। स्थलरुद्ध या लैंड लॉक्ड देश। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री पराग्वे की राजधानी असंसियन में नवनिर्मित भारतीय दूतावास भवन का उन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है। पराग्वे दक्षिण अमेरिका के दक्षिण मध्य में स्थित एक अवरुद्ध एंड लैंडलॉक देश है। पराग्वे उत्तर पश्चिम उत्तर में बोलीविया, उत्तर पूर्व में ब्राजील और दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम में अर्जेंटीना से घिरा है ना। पराग्वे जो है मर्कोसुर का सदस्य देश है। दक्षिण साझा बाजार, जैसे स्पेनिश में मर्कोसुर कहा जाता है, क्षेत्रीय एकीकरण की एक प्रक्रिया है। दक्षिण अमेरिका में सिर्फ 2 लैंडलॉक देश हैं, बोलीविया और पराग्वे। तो दक्षिण अमेरिका में कितने लैंडलॉक देश हुए? 2, बोलीविया और पराग्वे। पराग्वे की सीमा मैंने आपको बता दी किसके साझा होती है, तो आपको अपनी मैप में देखना है। और मर्कोसुर एक संगठन, उसका भी ये सदस्य है। भारत की पहली कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? देखते हैं भाई। हाल ही में भारत की पहली कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। यह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे दशमी आकार तक की जो छोटी वस्तुओं को उनको ट्रैक कर पाएगी, यानी उनकी पूरी लोकेशन क्या, कैसी उनकी गतिविधि हो रही है, उसको पूरे नज़र रखेगी। इससे पहले मौजूद अंतरिक्ष वस्तुओं को ट्रैक करने और पहचानने की प्रभावशीलता में सुधार होगा। इसका उपयोग हाइब्रिड डेटा पूल बनाने के लिए किया जाएगा, जो अंतरिक्ष उद्योग और वाणिज्य की रक्षा दोनों क्षेत्रों के लिए क्या करेगा? सेवाएं देगा। गौरतलब है कि भारत की मल्टी
ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार का उपयोग करके अंतरिक्ष वस्तुओं की हम क्या कर सकते हैं, निगरानी कर रहे हैं। यह वेधशाला इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्या करेगी, वृद्धि करेगी। भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र में पहला अपशिष्ट आधारित ऊर्जा संयंत्र चालू किया? अपशिष्ट यानी जो कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, उससे ऊर्जा निर्माण का संयंत्र भारतीय रेलवे ने कहाँ चालू किया? दक्षिण रेलवे, दक्षिण पश्चिम, पूर्वी तट या उत्तर रेलवे। देखते हैं हम। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा प्रतिदिन 500 किलोग्राम कचरे की क्षमता वाले देश के पहले सरकारी अवशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, वेस्ट टू एनर्जी जो संयंत्र है वो कहाँ है? पूर्वी तट रेलवे के भुवनेश्वर में मनसेश्वर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप में शुरू किया। पूर्वी तट रेलवे, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, इसे पॉलीक्रैक कहा जाता है। भारतीय रेलवे ने अपनी तरह का पहला और भारत में चौथा संयंत्र है। दुनिया की पहली पेटेंटेड विषम उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो कई फीड स्टॉक को हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन, गैस, कार्बन और पानी में क्या करती है, चेंज करती है। इस प्रक्रिया को 2007 में लॉकहीड मार्टिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ नवाचार मेडल से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था इस प्रक्रिया को, है ना। अगला हम प्रश्न देखेंगे, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट में कितने सदस्य देश हैं? ये जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित है। हाल ही में भारत सरकार ने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलकर एक समझौते पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। CDRI को स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में क्या मिली, मान्यता, ठीक है। देखते हैं हम CDRI के बारे में। 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था CDRI को, ठीक है। लक्ष्य क्या था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका तो 13वां गोल है, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके लिए नई मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों को लचीलेपन को बढ़ावा देना। 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए थे 17, उसको 13वां नंबर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो क्लाइमेट चेंज से ही संबंधित है, ठीक है। यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की जितनी भी एजेंसियां हैं, कार्यक्रम है, बहुपक्षीय विकास बैंकों, वित्त पोषण तंत्र, निजी क्षेत्र और ज्ञान संस्थानों का क्या है, एक साझेदारी मंच है। सब मिलकर इसमें कार्य करते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी गतिविधियों को प्रभावी बनाया जा सके। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 31 है। इसके अलावा इसमें एशियाई विकास बैंक यानी कि संस्थान ADB, UNDP, यूरोपीय यूनियन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप सहित यानी इसमें 31 सदस्य देश हैं और 8 ग्रुप इसमें शामिल है, ठीक है। CDRI में कितने सदस्य हैं, 31 सदस्य देश। पुलित्जर पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। देखते हैं कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। हाल ही में इनसाइडर पत्रिका के 4 पत्रकारों को 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है, जिनमें एंथनी डेल कर्नल, जोश एडम, बाल टेक्की, फहमीदा हजीम है। इन्हें चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया। इन्होंने क्या, जो उइगर मुसलमान हैं चीन में हैं, इनके साथ कई सारे मानवाधिकार का हनन हो रहा है, यातनाएं हो रही हैं, तो इन पर इन 4 पत्रकारों ने शोध किया था, काम किया था, इसलिए इनको पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब हम देखते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार कब शुरू किया गया था और किसने शुरू किया था। यह अमेरिका का पत्रिका का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, अमेरिका का, है ना। शुरुआत 1917 में हुई थी कोलंबिया बिबी और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा। प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में विजेता को क्या किया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, $15,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाती है, ठीक है। यह पुरस्कार की कुल 22 श्रेणियों में दी जाती है। और डॉलर को अगर रुपये में चेंज करना है तो 1 डॉलर में जितने रुपए होते हैं 70, 72 या 65, 70 जितने भी, उसको गुणा कर दो, आपको निकल आएगा उसका मल्टीप्लाई करके कि कितने रुपए हो सकते हैं इंडियन श्रेणी में। तो पुलित्जर पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, 22 श्रेणियों में, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मेकांग या गंगा, यांगसी या इरावदी। चलिए भैया देखते हैं। हाल ही में यांगसी नदी के गिरते जल स्तर चर्चा में इसलिए कि यहाँ पानी कमी हो रही है यांगसी नदी में, इसलिए चर्चा में आ गई है। यह चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। चीन और एशिया की सबसे लंबी, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगसी में हाल ही में पानी के स्तर में क्या है, कमी आई। यह पूर्वी चीन सागर में गिरती है, यहाँ से निकलती है यांगसी नदी और कहाँ गिरती है, ये पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है ना। इस तरीके से पूर्वी चीन सागर में गिरती है। संगाई और वुहान शहर जो है यांगसी के तट पर स्थित हैं और इस नदी पर 3 गार्ज डैम भी स्थित है, 3 गार्ज डैम,
ठीक है, पूछ लेंगे 3 घाट डैम चर्चा में किस नदी पर, तो व्यांशी नदी पर है। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन स्मृति दिवस, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलती रहती है उसके उन्मूलन के लिए एक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन दिवस। तो कब मनाते हैं, देखते हैं हम कब मनाते हैं। 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन दिवस मनाया गया। ठीक है, यूनेस्को के मुताबिक इस दिवस का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित लोगों की याद में किया जाता है। दास व्यापार व्यवस्था के तहत क्या किया था, दुनिया भर के तमाम हिस्सों से दासों को अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करने के लिए ले जाया जाता है। हालांकि कुछ समय पश्चात इस व्यवस्था में लोगों में असंतोष पैदा होने लगा। आधुनिक हैती और डोमिनियन गणराज्य के सेंट डोमिंगो में 22 से 23 अगस्त 1791 की रात इसके विरुद्ध पहले विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कहाँ, हैती और सेंट डोमिंगो में। इस विद्रोह ने दास व्यापार के उन्मूलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसलिए 23 अगस्त को ये मनाया जाता है। भारत किस वर्ष एससीओ की जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन मतलब होता है उसमें शीर्ष स्तर के नेता होते हैं, वो भाग लेते हैं। ठीक है, 23, 24, 25 से 26 में देखते हैं हम। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में क्या किया, हिस्सा लिया है। संघाई सहयोग संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 15 जून 2001 में स्थापित हुआ। क्या इसका मकसद था, शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना, पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। एससीओ चार्टर वर्ष 2002 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। 2003 से क्या हुआ था, लागू हो गया था। और 2005 में यूएन महासभा में इसको पर्यवेक्षक का यानी ऑब्जर्वर का दर्जा मिल गया था। एससीओ में वर्तमान में 8 सदस्य हैं, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। भारत वर्ष 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। कब, 2023 में। अब देखते हैं हम टोमेटो फ्लू चर्चा में रहा है, क्यों रहा है चर्चा में। तो इसमें यह पूछा गया है कि टोमेटो फ्लू जो दिया है उसमें निम्न कथनों पर विचार करें कि कौन से सही है कौन से सही नहीं है। तो देखते हैं हम। पहला इसमें दिया गया ऑप्शन, यह बुखार केरल राज्य में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जा रहा है। इस फ्लू के कारण त्वचा पर लाल रंग के फफोले पड़ जाते हैं। इन दोनों में से कौन सा सही है, देखते हैं। हाल ही में क्या हुआ, एक नया वायरस आया है टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर। इसकी पहचान सबसे पहले भारत के केरल राज्य के कोल्लम जिले में हुई है मई माह में। बुखार केरल राज्य में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जा रहा है, बिल्कुल सही है ये कथन, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। इस बुखार में त्वचा पर लाल रंग के फफोले पड़ने से टोमेटो फ्लू नाम दिया गया, यह भी सही है, यानी दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या थे, सही है। यह दुर्लभ अत्यधिक संक्रामक वायरल है, यह अभी स्थानिक स्थिति में है, इसे जीवन के लिए हानिकारक नहीं माना जा रहा है। इसमें इसके जो लक्षण क्या होते हैं, इसके क्या सीधनी से होते हैं, इसके प्राथमिक लक्षण जो है चिकनगुनिया के समान होते हैं। जैसे चिकनगुनिया होता है ना पूरे में से, तो छोटी छोटी फुंसी सी जिसे हम ददूरे बोल देते हैं, वो रहता है शरीर में। तेज बुखार, चकत्ते, त्वचा में जलन, जोड़ों में दर्द रहता है ना। इसके अलावा अन्य वायरल संक्रमण के उल्टी, दस्त, जल्दीकरण और शरीर में दर्द जैसे लक्षण भी हमको क्या है, देखने को मिलते हैं। ओके, अब अगला प्रश्न है हमारा, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ होगा, इंदौर, वाराणसी, न्यू दिल्ली या पटना। तो 17वां प्रवासी दिवस 2023 का आयोजन इंदौर में किया जाएगा। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इस दिन 1915 महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए क्या किया, बदल दिया। 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब इसे हर वर्ष मनाया जाता है, और लेकिन 2015 में इसे संशोधित कर दिया गया। 2003 में क्या हुई थी शुरुआत, पहले इसको प्रतिवर्ष मनाते थे, लेकिन 2015 में ये कहा गया कि अब इसको हम हर 2 साल पे मनाएंगे, 2 वर्ष में, है ना। अगला देखते हैं, 2023 के बाद 25 में बनेगा ये। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल की शुरुआत कहाँ की गई, हाइड्रोजन ईंधन सेल, सूरत, पुणे, भोपाल, या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी
मंत्रालय ने पुणे महाराष्ट्र में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का क्या किया, शुरुआत की है। कहाँ पर की है, पुणे महाराष्ट्र में। इसे KPIT CSIR NCL ने क्या किया है, बनाया है। हाइड्रोजन ईंधन सेल के बारे में देखते हैं। यह पर्यावरण अनुकूल है, यानी इको फ्रेंडली है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाती है। ईंधन सेल हाइड्रोजन और वायु का इस्तेमाल कर क्या करती है, बिजली को उत्पन्न करती है, जिससे बस को शक्ति मिलती है। ईंधन सेल वाहनों में उच्च दक्षता यानी हाई एफिशिएंसी और हाइड्रोजन का ऊर्जा घनत्व होता है। ट्रकों बसों के लिए प्रति किलोमीटर परिचालन लागत डीजल चालित वाहनों की तुलना में कम होने को सुनिश्चित करता है। यानी जब हम हाइड्रोजन ईंधन सेल आ जाएंगे तो हमारी डीजल और पेट्रोल पर लागत कम हो जाएगी। ईंधन सेल वाहन शून्य और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं। इनमें पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी नहीं करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी। जिस दिन हम अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे उस दिन एक और रिकॉर्ड हमारे यहाँ काम किया जा रहा था। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है, जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया, जल्दी बताइए अगर पढ़ा हो तो। भारत फ्रेट, इंडिया फ्रेट, सुपरफास्ट की भारत कोर्स। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सुपरफास्ट की नाम से 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया है। यह रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली अब तक की सबसे लंबी, सबसे भारी मालगाड़ी है। यह मालगाड़ी छत्तीसगढ़ में कोरबा और नागपुर में राजनांद गांव के बीच चलती है। कहाँ चलती है, कोरबा छत्तीसगढ़ और नागपुर में राजनांद गांव के बीच चलती है। मालगाड़ी में 27,000 टन से अधिक का कोयला ले जाने वाले वैगन लगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है, आरकेट। छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान या पंजाब। चलिए देखते हैं। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर आरकेट का उद्घाटन कहाँ किया, जयपुर में किया, पिंक सिटी में। आरकेट जो है, जो ग्रेजुएट लोग हैं उनके उन्नत और उभरती सूचना प्रौद्योगिकियों पर ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करेगा। जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एडवांस और इनोवेटिव जो IT होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, उस पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण आयोजित करेगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा, क्लिनिकल डेटा एनालिसिस, IoT, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी के जॉब ओरिएंटेड क्या होंगे, कोर्स होंगे, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किसके द्वारा विकसित किया गया था। अभी हमने पहला प्रश्न पढ़ा था कि कहाँ इसको लॉन्च किया गया है, तो पुणे महाराष्ट्र में, लेकिन इसको विकसित किसने किया है, अगर आपको याद हो तो अभी हम क्या पढ़ के आए थे, CSIR और KPIT ने इसको विकसित किया है। तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने पुणे में KPIT CSIR द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल का शुभारंभ किया, बस का, है ना। यह बस को बिजली देने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है। इसका एकमात्र साइड इफेक्ट यानी अंतिम विसर्जन पानी है। यानी जब पूरे इसको दहन हो जाता है तो जो बाद में जो बाई प्रोडक्ट बनता है या बोलने के अंतिम उत्पाद बनता है तो पानी बनता है। यानी इससे न तो कोई पर्यावरण का प्रदूषण होता है, ना ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। CSIR के बारे में देख लेते हैं। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, साइंटिफिक रिसर्च है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान विकास संगठन है। 1942 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। वित्त पोषण या नोडल एजेंसी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं पदेन अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री। पदेन का मतलब होता है प्रधानमंत्री की पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति होगा वो इसके अध्यक्ष माना जाएगा। अभी मोदी जी हैं तो मोदी जी के अध्यक्ष, अगले आने वाले समय में कोई और अध्यक्ष, कोई और PM बनता है तो वो उसका अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष होते केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। CSIR एक अखिल भारतीय संस्थान, इसमें 37 राष्ट्रीय प्रयोगशाला, 39 दूरस्थ केंद्र, 3 नवोन्मेषी परिसरों, 5 इकाइयों का सक्रिय नेटवर्क शामिल है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा देश का पहला हर घर जिला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। देश का पहला हर घर जिला केंद्र शासित प्रदेश बना कौन, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीप या लक्षद्वीप। चलिए देखते हैं आपने कितना पढ़ा है। हाल ही में दादरा नगर हवेली, दमन दीप को हर घर जल प्रमाणित देश का पहला
यूनियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया किसे? दादरा नगर हवेली दमन दीव। केंद्र शासित प्रदेश में सभी गांवों में ग्राम सभा की ओर से पारित एक प्रस्ताव के जरिए स्वयं को हर घर जल घोषित किया है। यह अभियान जल जीवन मिशन का क्या हिस्सा है? गोवा 2020 में हर घर जल प्रमाणित देश का पहला राज्य बन गया था। अब दादरा नगर हवेली दमन दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था। उसका लक्ष्य था 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से यानी फंक्शनल होम ट्यूब कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की आपूर्ति करना। 2019 में शुरू, लक्ष्य 2024 तक का था। गोवा 2022 में बन गया, 20 में बन गया है, 2022 में बन गया है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत क्या हो रहा है? क्रियान्वयन हो रहा है। यानी कि नोडल मंत्रालय कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय। किसका? हर घर जल योजना का। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश लैंड लॉक्ड है? दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है? लैंड लॉक्ड। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड। चलिए बताइए, तो आपको पता ही होना चाहिए। लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र, लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थलबद्ध देश। लाओस 1953 में फ्रांसीसी शासन की समाप्ति के बाद स्वतंत्र हुआ था, यानी यहाँ पे फ्रांस का शासन था। लाओस 1997 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान और आसियान का 1997 में लाओस सदस्य बना। WTO का 2013 में सदस्य बना। लाओस एक गरीब देश है। लाओस एक गरीब देश है जिसकी 80% जनसंख्या जो है कृषि से संबंधित है। तो लाओस क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंड लॉक्ड देश है जिसकी सीमा किसी भी वाटर बॉडी को टच नहीं करती है। 1997 में आसियान में शामिल हुआ। 2013 में WTO का सदस्य बना। यह फ्रांसीसी उपनिवेश रहा है। लाओस को हम देख लेते हैं मैप में। ये देखिए, ये म्यांमार बर्मा हो गया, ये थाईलैंड हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारा वियतनाम हो गया, और ये हो गया हमारा लाओस। लाओस ढका हुआ किससे? चाइना से, है ना, वियतनाम से, कंबोडिया से, थाईलैंड से, म्यांमार से। पूर्णतः लैंड लॉक्ड है। इसकी एक बिल्कुल भी सीमा बॉडी वाटर बॉडी को नहीं छूती है। म्यांमार, ऊपर चाइना, ये वियतनाम, ये थाईलैंड, ये हो गया कंबोडिया, और ये हो गया हमारा बीचों बीच में लाओस। तो लाओस क्या है? एकदम लैंड लॉक्ड है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश है, ठीक है। तो हुआ कवर आपका कि लाओस एकमात्र ऐसा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो कि कैसा है? लैंड लॉक्ड बॉडी है, ओके। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कौन से पैसे लगते हैं। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तो हमें चीज़ें समझ नहीं आएंगी और क्या करना चाहिए हमको, आपको और क्या डिमांड है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।